नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। नया साल देश के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। उम्मीद इस बात को लेकर है कि भारत को जल्द ही कोरोना से आजादी मिलेगी। दरअसल देश में एक साथ 2 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। टीके की अनुमति बेशक इमरजेंसी के लिए है, लेकिन फिर भी ये सभी को सुकून पहुंचाने वाली खबर है। वैसे वैक्सीन को लेकर देश के वैज्ञानिकों की जितनी भी सराहना की जाए कम होगी, क्योंकि जहां तमाम देश कोरोना से उबरने के लिए अभी तक जूझ रहे हैं, कई जगह वैक्सीन पर काम चल रहा है तो कई देशों में ट्रायल जारी है। इस बीच भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां एक साथ 2 वैक्सीनों को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार इस बड़ी सफलता को लेकर गदगद है। पीएम मोदी के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को सराह रहा है, लेकिन विपक्ष के ये बात गले नहीं उतर रही है कि आखिर इतनी जल्दी कोरोना की वैक्सीन कैसे आ सकती है। विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता तो कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसे लगवाने से ही इनकार कर रहे हैं। वहीं कुछ नेताओं का तो ये भी कहना है कि जब ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ तो जल्दबाजी में वैक्सीन लाकर जनता की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने तो ये तय कह दिया है कि सबसे पहले पीएम मोदी टीका लगवाएंगे। देखा जाए तो टीके पर टकराव है जो गुजरते वक्त के साथ और तेज हो रहा है। ऐसे में जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी बड़े मुद्दे को लेकर। भारत के औषध नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यानी अब जल्द ही देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे कई विपक्षी दल खुश नहीं है। ऐसे में कोरोना वायरस वैक्सीन को देश में मंजूरी मिलने के बाद उस पर राजनीति भी तेज हो गई है। टीके पर टकराव बढ़ रहा है। कई नेता टीके को बीजेपी का टीका बताकर इसे नहीं लगाने की बात कह रहे हैं, तो कहीं कोई कह रहा है सबसे पहले पीएम मोदी को कोरोना की वैक्सीन लगानी चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। हालांकि केंद्र और DCGI कोरोना के दोनों टीकों को सुरक्षित बता रहा है। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष CAA, NRC और नए कृषि कानूनों के बाद वैक्सीन पर भी भ्रम फैला रहा है। खैर, कौन सही है कौन गलत, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। Vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted. ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी DCGI के इस बड़े ऐलान के बाद भारत ने दुनिया में एक बार फिर अपना डंका बजा दिया है। भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक साथ 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को फिलहाल इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। इस बड़ी कामयाबी को लेकर पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि देश को वैज्ञानिकों पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। इधर WHO ने भी वैक्सीन पर भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी का स्वागत किया है। WHO ने बयान जारी कर कहा है कि इससे दक्षिण पूर्व एशिया में महामारी पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। बताते कि कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे में सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब जब DCGI की ओर से कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को भारत में अप्रूवल मिल चुका है तो लोगों में खुशी की लहर है। हालांकि दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस, सपा समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। कई नेता वैक्सीन को फ्रॉड बता रहे हैं।
कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। इधर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने तो ये मांग भी कर दी है कि सबसे पहले पीएम मोदी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा। देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी भी विपक्ष के वार पर लगातार पलटवार कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राष्ट्रीय हित से जुड़ी हर बात पर विवाद खड़ा करना कांग्रेस की संस्कृति है। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर भी जवाब दिया। कांग्रेस के लोग वो हर उस अच्छी चीज पर सवाल खड़े करते हैं जो राष्ट्र हित में होती है। सेना ने घुस के पाकिस्तान पे हमला किया तो उनने सेना पे ही सवाल खड़े कर दिए, चुनाव हारे तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए। अब विश्व के अंदर भाजपा की कोरोना के बारे में धाक जमी तो वैक्सीन पे सवाल खड़े कर दिए। ये सवाली और बवाली लोग हैं। अखिलेश यादव जी ने भाजपा की वैक्सीन बताया, ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो सन 2017 में लगी थी, अब 2022 में फिर लगेगी। कोरोना के टीके पर शुरू हुई सियासत अब तेज हो चली है। खैर, इन सब के बीच जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या केंद्र सरकार राजनीतिक नफे के लिए कोरोना का टीका जल्दी लाकर आम जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रही है, या कोरोना की रोकथाम को लेकर किए जा रहे सरकार के प्रयासों पर विपक्ष का सवाल उठाना सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। जरूरी है कि जनता को इसका भी जवाब मिले ताकि कहीं कोई भ्रम की स्थिति न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो नए साल में देश को 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन मिली है, लेकिन इस पर टकराव भी है। तो पहले चलिए अब इस बड़े मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुनीत ओरछा जी हैं। ओरछा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी, आपका स्वागत है। भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर शर्मा सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही उत्तर प्रदेश से भी हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और सपा के नेता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले शर्मा जी, आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, अलग अलग भ्रम की स्थिति है, हालांकि WHO ने भी सराहना कर दी है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होने की भी संभावना है क्या इस वैक्सीन को लगाने के बाद? और 2 डोज लगने हैं ऐसा मैंने सुना है, पत्रकार हूं, डॉक्टर नहीं इसलिए मुझे नहीं मालूम, ये कितने अंतराल में लगेंगे, कितने दिन के अंतराल में लगेंगे? तो पहली बात तो ये है कि आपने मुझे 3 बड़ी पार्टियों के पॉलिटिशियंस के साथ जोड़ दिया, वो मैं नहीं समझता। मैं माफी चाहता हूं सबसे। नहीं, बिकॉज डॉक्टर राजेश शर्मा भी हमारे साथ, मैं सरकारी आदमी हूं, आपके ही प्रोफेशन के डॉक्टर राजेश शर्मा हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। जी, बहुत अच्छा जी। तो मैं, जो आपका क्वेश्चन है, तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये एक 0 डे जिसको कहते हैं, और उसके बाद 28 दिन के बाद लगेगी वैक्सीन, दूसरा डोज जो होगी जी। और 2 वैक्सीन की हम बात करें, वैसे तो 4 वैक्सीन है इस समय कम से कम, और दुनिया में अगर देखें तो 7 से ज्यादा वैक्सीन है जो कि यूज में है। रसिया में अलग है, चाइना में अलग है, USA में 2 चल रही हैं जी। इंडिया में 2 वैक्सीन का प्रिलिमिनरी, 1 वैक्सीन का और 1 का इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मिली है जी। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि साइड इफेक्ट्स, जहां तक सवाल है, वो ऑलरेडी दोनों कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने सेफ्टी स्टडी जिसको कहते हैं, वो ऑलरेडी छोटे एनिमल्स में, फिर बड़े एनिमल्स में, सारी जो उसमें मंकीज में करके और देख लेते हैं पहले। तो सारा इस समय जब ह्यूमंस में यूज होता है तो तब तक मल्टीपल एनिमल्स में वो स्टडी हो चुकी होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई साइड इफेक्ट होने की इस समय ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट। थोड़े से देखिए, थोड़ा सा दर्द होगा और कभी कभी स्वेलिंग आ सकती है, और कभी कभी जब वैक्सीन लेते हैं तो फीवर भी आ सकता है। कुछ वैक्सीन में तो इनफैक्ट फीवर जब आता है तो हम उसको मानते हैं कि अच्छा इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और अच्छा काम कर रही है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी है, जैसे मीजल्स वगैरह की या रुबेला की वैक्सीन होती है तो उसमें थोड़ा सा वो फीवर आता है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी बॉडी काम कर रही होती है, तो इसलिए है। बट अदरवाइज इसके अलावा जहाँ तक अब तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं, ये वैक्सीन जो कोवैक्सीन की जिसमें बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है,
ये चाइना में साइनोवैक नाम की एक कंपनी है, उसने बनाई थी। उसी पैटर्न पे इंडिया ने कोवैक्सीन बनाई है। तो वो स्टडी लैंसेट पेपर जो सबसे बड़ा जर्नल होता है उसमें पब्लिश हो चुकी है और उसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं मिले। तो इंडिया ने भी उसी लाइन पर बनाई है ये। और कोविशील्ड दूसरा प्लेटफॉर्म है, वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, वो भी है, बहुत बड़ा जाइंट कंपनी है, उसने बनाई। तो उसके तो ट्रायल, सेफ्टी ट्रायल हो गए और उसके एफिकेसी ट्रायल भी हो गए। मेजर क्वेश्चन आ रहा है कोवैक्सीन पे, जिसमें कि अभी फेज 4 या फेज 3 का डाटा पब्लिश नहीं हुआ है या जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इसलिए उस पर क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है। कोविशील्ड पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा जी, बिकॉज कोविशील्ड का ट्रायल हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, उसका डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जी। अच्छा, ये कितने दिन तक इफेक्टेड रहेगा? क्या एक बार लगवाने के बाद लॉन्ग लाइफ है? और जिनको कोरोना हो चुका है, जिनकी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, क्या उनको भी लगाया जाएगा ये? देखिए, इसका कितने दिन तक रहेगा, अभी तक जो 6-7 महीने तक का ही डाटा है, बिकॉज अप्रैल मई में शुरू हुई है ये जो वैक्सीन्स और उनका ट्रायल जो देखा गया है हायर एनिमल्स में, प्राइमेट्स वगैरह में जो देखा गया, तो 6-7 महीने तक तो रहेगा ही। और ये जिनमें ऑलरेडी इन्फेक्शन जिनको हो चुका है, जिनमें वैक्सीन डेवलप हो चुकी, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं, उनमें जरूरत नहीं है वैक्सीन की जी। और हम चाहेंगे कि जितने भी जो अभी भी जिसमें वैक्सीन दी जाएगी उसमें भी एंटीबॉडी टेस्ट देख करके या उनकी हिस्ट्री लेकर के, तब जिनको फीवर पहले नहीं आया है, ये जिनको कोरोना कंफर्म या सस्पेक्टेड नहीं हुआ है, उन्हीं को वैक्सीन दी जा रही है ये, और उन्हीं को जरूरत है। जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनको जरूरत नहीं है। मतलब उनको कभी लॉन्ग लाइफ जरूरत नहीं है जिनको कोरोना हो चुका है? जी, जिनको कोरोना हो चुका है उनको लॉन्ग लाइफ, पूरे जीवन भर उनको जरूरत नहीं है लगवाने का? नहीं, अभी कोरोना में ऐसा नहीं है। केवल रुबेला एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी लाइफ लॉन्ग रहती है और पोलियो की रहती है। बाकी इस कोरोना में ये मैक्सिमम जहां तक सस्पेक्ट केसेस हम अगर देखें, सार्स से हम ले सकते, बिकॉज कोरोना तो अभी 1 साल से आया है। इसका जो बड़ा भाई था सार्स था, तो उसकी एंटीबॉडी देखी गई है जो 1 साल में इसकी डाउन आ जाती है। तो इसमें 1 साल से ज्यादा रहने की उम्मीद नहीं है, तो हर साल शायद लेनी पड़ेगी इन केस मतलब वैक्सीन हर साल लगवानी पड़ेगी? जी, बोले वैक्सीन हर साल लगवानी पड़ेगी क्या? जी, अगर कोरोना रहता है, एपिडेमिक खत्म नहीं होता, तो हर साल लगवानी पड़ेगी। और दो डोज हैं उसकी, एक आज लगी और उसके बाद एक 28 दिन के बाद फिर बूस्टर डोज लगेगी। हालांकि ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका टेंटेटिव प्राइस क्या होगी? बेचारे गरीब आदमी भी लगवा पाएंगे कि इसकी प्राइस इतनी हाई होगी कि सिर्फ हाई क्लास? नहीं, ये दोनों वैक्सीन बहुत कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली नेगोशिएटेड प्राइस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर ऑलरेडी कोविशील्ड जो कि हायर कॉस्ट की है उसका लगभग 200 से 250 के बीच में होगी, और कोवैक्सीन है वो तो लगभग 100 रुपीज की होगी, बिकॉज इंडिजिनस है, टोटली इंडिजिनस है। दूसरी जो कोविशील्ड है वो इंडिजिनस, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, बट वो इंडिजिनस नहीं कह सकते उसको, बिकॉज उसकी टेक्नोलॉजी यूके से आई है, एस्ट्राजेनेका है, तो उसमें नेचुरल पेटेंट एंड बाकी जो होते हैं उनका शेयर होता है इंटरनेशनल कंपनी का, तो उसका खर्चा इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है। ये टोटली भारत बायोटेक जो बना रही है ये टोटली इंडिजिनस है, तो इसका प्राइस बहुत कम रखा गया है, 100 रुपए लगभग। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपके कुलीग डॉक्टर राजेश शर्मा जी भी हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं, क्या आप लोगों को कोई सवाल करना है हमारे सरपंच जी से? सुमित जी आपको, राजेश जी आपको या मिथुन जी आपको कोई सवाल करना है क्या? जी मिथुन जी आपको? जी, मैं अपना वक्तव्य जरूर देना चाह रहा, तो उसमें प्रश्न भी आ जाएगा। नहीं, मतलब सवाल देखिए, चिकित्सकीय सवाल, राजनीतिक सवाल जवाब इसके बाद होगा। डॉक्टर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी सरकार ने कोई क्लैरिटी तो दी नहीं है, एक दिन में कितने लोगों को ये डोज दिया जाएगा। यदि 1 मिलियन लोगों को प्रतिदिन भी दिया जाता है तो मेरे ख्याल में 4 साल तो सभी लोगों को देने में लग जाएंगे। तो 28 दिन वाला फेज जो है, मुझे पता नहीं आप सही व्यक्ति है। देखिए, ऐसा है कि अभी जैसा कि हमारे ऑनरेबल जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि अभी फ्रंटलाइन वॉरियर हैं जो डॉक्टर्स हैं जी, ये को आने लगा है आपका, तो उनको दी जाएगी और उनमें फ्री दी जाएगी। उसके बाद जनरल पब्लिक में जब आएगी तब तक रेट का क्या होगा नोबडी नोज, बट एज ऑफ टुडे जो गवर्नमेंट को रेट जो दे रही है कंपनीज, वो 100 रुपए में कोवैक्सीन दे रही है, और वो गवर्नमेंट उनको पे करेगी कंपनी को, बट गवर्नमेंट फ्री देगी सबको जी। अच्छा, 3 करोड़ लोगों को लगनी है अभी, 1 करोड़ डॉक्टर्स मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर हैं, 2 करोड़
लगभग बाकी जो फ्रंट जो वर्कर हैं। इसका इफेक्ट कितने % तक रहेगा, मतलब 100% माने इसको, और देशी विदेशी जो वैक्सीन है उनमें भी कोई फर्क पड़ेगा कि सेम बराबर इफेक्टेड रहेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। इसमें कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका की, उसके डाटा आ चुका है जैसा कि मैंने बताया, और उसका डाटा बताता है कि लगभग 70 to 80% उसकी 2 डोज लेने के बाद एफिकेसी होगी उसकी, मीन्स प्रोटेक्टिव एफिकेसी जी। कोवैक्सीन का अभी ट्रायल का डाटा नहीं जैसा मैंने कहा, लेकिन चाइना वाली साइनोवैक कंपनी की जो सेम टेक्नोलॉजी इनएक्टिवेटेड वायरस होता है उस टेक्नोलॉजी को देखा जाए और उनकी जो डाटा पब्लिश हो चुका है बहुत बड़े जर्नल में, तो उनसे अगर कंपेयर किया है तो लगभग 80 से 90% इसकी एफिकेसी रहनी चाहिए। अगर बिकॉज टेक्नोलॉजी सेम है, वो चाइना ने बनाई है, हम इंडिया में बना रहे हैं इंडिया के स्टैंड से, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोवैक्सीन जो चाइना ने बनाई है, जो जून से ऑलरेडी वो लगा रहे हैं 6 महीने से, तो उसका अगर ध्यान में रखा जाए और उनमें काफी सारा उन्होंने प्रोग्रेस की है, तो वो 6 महीने से लग रही है, तो उसको ध्यान में रख के अगर देखें तो ये उस तरह से उसकी एफिकेसी 80 to 90% रहनी चाहिए। क्या ये आखिरी सवाल है मेरा, क्या ये बच्चों पे या गर्भवती महिलाओं पे कोई विपरीत असर डालेगी? देखिए अभी इनमें कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ अभी तक, किसी भी जो अमेरिका की फाइजर है, मॉडर्ना है, या कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, साइनोवैक है, या जो गैमेलिया की रसिया की है, या जो जितनी भी अभी 7 वैक्सीन मीन्स फेज 4 कहें या जिसको इमरजेंसी यूज कहें, वो चल रही हैं, जिसमें मैक्सिमम चाइना की 3 वैक्सीन है, बाकी दूसरे कंट्रीज की 4 हैं, तो 7 वैक्सीन जो चल रही हैं उनमें अभी तक किसी ने प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग जिसको बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको, या बच्चों को अभी तक कोई वैक्सीन ट्राई नहीं की गई है। उसका पर्पज यही था बेसिकली कि बिकॉज ये बच्चे जो हैं कम रिस्क पर होते हैं, उनको इन्फेक्शन सीवियर नहीं होता है, तो उनको अभी ट्रायल किसी ने ट्रायल नहीं किया इन पर, तो इसलिए अभी उनका डाटा जब तक ट्रायल नहीं करेंगे तब तक डाटा नहीं आएगा, तो अभी उनको लगेगी भी नहीं, वो टारगेट पॉपुलेशन नहीं है। नया स्ट्रेन है तो खबर आ रही है कि कुछ सवाल यह है कि नया स्ट्रेन में ये बहुत अच्छी बात है कि कोवैक्सीन या साइनोवैक की जो हम बात कर रहे हैं चाइना वाली, उसी के पैटर्न पे जो इंडिया में बनी, ये होल वायरस है, सारा का सारा वायरस है, तो इसमें म्यूटेशन से भी अगर होगा तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी और एग्लूटिन एंटीबॉडी दोनों ही अच्छी बनेगी, तो इसलिए जो जहां तक डाटा है कोवैक्सीन से मेरे ख्याल से स्ट्रेन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट ये सब कुछ हम कह रहे हैं प्रीमेच्योर है, एंटिसिपेटेड है, लिटरेचर को ध्यान में रखते कह रहे हैं, ध्यान में रखकर कह रहे हैं, एक्चुअली डाटा क्या आएगा कैसा होगा ये अभी किसी को पता नहीं। चलो डॉक्टर साहब, आपने समय दिया हमें इतना और हमारे दर्शकों को बताया इसके बारे में, काफी कंफ्यूजन दूर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा जी। राजेश जी, जैसा कि मैंने एक सवाल किया था उनसे, आप बहुत मजे हुए पुराने चिकित्सक हैं, देसी विदेशी वैक्सीन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? वैक्सीन होता है बड़े साहब, उसमें देसी उसकी एफिशिएंसी पे, उसके इफेक्ट मतलब कितना इफेक्टेड है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो ऑलरेडी हमारे पास में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, जैसा एम्स के डॉक्टर साहब ने बताया, जो कोविशील्ड है उसकी जो एफिकेसी है अभी ट्रायल्स में जो देखी गई है वो 70.4% के आसपास है, 70% के आसपास। कोवैक्सीन का अभी आंकड़े आना बाकी है जी। लेकिन इसमें कोई देशी विदेशी नहीं है। देखिए इसका जो सिद्धांत है, चाहे वो विदेश की धरती पे हो चाहे देश की धरती पे हो, देखिए किसी भी वैक्सीनेशन का जो सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत केवल और केवल ये होता है कि हमारे शरीर में प्रकृति ने एक सुरक्षा के बहुत से उपाय छुपा रखे हैं जो एक सुप्त अवस्था में रहते हैं जी। अरबों की संख्या में जो वायरस बाहर घूमते रहते हैं, कई कण रहते हैं, हम सांस लेते हैं, कितने प्रकार के छोटे मोटे कीटाणु जीवाणु शरीर में जाते रहते हैं और हम लोग हिस्ट पिस्ट बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही जब ये चीजें शुरू होती हैं तो हमारा शरीर जो है उनके लिए एक प्रतिरोधात्मक क्षमता पैदा करता है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं जी। तो ये इम्यूनिटी चली आ रही। आज भी जिस तरीके से जो देखा जाए कि लगभग कोविड को ही देखते हैं, भारत ने बहुत अच्छे से कोरोना को कंट्रोल किया है और कितने ऐसे लोग ऑलरेडी हैं जिनके शरीर में एंटीबॉडीज हैं, मतलब कोरोना वायरस आया, एंटीजन आया और हमने उसको फाइट किया और जो लोग इससे जो निकल के आ गए हैं, ठीक हो गए हैं, उनके अंदर तो ऑलरेडी एक इम्यूनिटी आ गई। जैसे सर ने बताया कि ऑलरेडी हमको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो इसका सिद्धांत देखा जाए उसमें देशी विदेशी नहीं है बड़े साहब, उसमें तो ये है कि जो सैद्धांतिक रूप से हम एक इनएक्टिवेटेड
वायरस को ही शरीर में डालते हैं और जिसके प्रति जो है फिर वो बॉडी जो है हमारा नुकसान नहीं होता उससे, और शरीर जो है उसके लिए अपने अंदर वैसे सिपाही और गनमैन तैयार कर लेता है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। जी, जैसे मैंने ही कोरोना से जंग लड़ी और आपके सामने हूं अभी, तो मुझे जरूरत नहीं है वैक्सीन की, और कब तक की जरूरत नहीं है, कितने दिन ये हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहेगी, एंटीबॉडी बनी रहेगी? त्रिवेदी, देखिए इसको इस तरह से समझना चाहिए जी कि कोरोना एक फैमिली है, एक परिवार है जिसमें बहुत से वायरस हैं। जी, ठीक है, और हम लोग ये कोविड को छोड़ दें, अगर 19 दिसंबर के बाद से जब से कोविड का ये बदला हुआ जो स्ट्रेन है ये आया है, उसके पहले कोरोना बहुत सालों से हर साल हमको वायरल फीवर होता है, जिसमें कि नाक बहता है, हमको सर्दी होती है, और ऐसा कहा भी जाता था कि भैया वायरल फीवर हो गया है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो 7 दिन में ठीक हो गए, और नहीं जाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। ये कहावत ऐसी चली आ रही है कि भाई वायरल फीवर हो गया और अपने आप ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये कंटेजियस भी होता है, घर के एक मेंबर को अगर वायरल फीवर होता है, सर्दी जुकाम, नाक बहता है, छींकें आती हैं, तो घर के कई मेंबर्स को हो जाता है, पेशेंट्स को हो जाता है, सब चीजें, लेकिन घातक नहीं होता। ये बदला हुआ जो स्ट्रेन है कोरोना का, जिस म्यूटेंट के बाद इसमें म्यूटेशन हो जाता है, वायरस जो है एक ऐसा पार्टिकल होता है जो शरीर के बाहर बढ़ता नहीं है जी, वो ग्रो नहीं करता है। वायरस को जो है आगे बढ़ने के लिए, उसे 1 से 2, 2 से 4 होने के लिए एक जीवित सेल की आवश्यकता होती है, तो जब शरीर में प्रवेश करता है तो आगे बढ़ता है। लेकिन इस कोविड वायरस ने जो परेशानी पैदा की वो ये पैदा की कि कंटेजियस बहुत है, बहुत समय तक जो है शरीर के बाहर जीवित रह सकता है, जबकि इसका जो भाई बंधु थे कोरोना के पहले, वो 15 मिनट से 45 मिनट तक ही शरीर के बाहर जीवित रह सकते थे। ये जो है, ये जो कोविड वाला वायरस है, ये घंटों से लेकर 7, 8, 9 दिन तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए इसे कंटेजियस, संक्रमणशीलता बहुत है जी। लेकिन इतने समय के बाद अगर हम देखते हैं, लगभग 1 साल होने को आगे हम लोग देखते देखते, तो ये इतना ज्यादा इसकी जो वायरलिटी है, इससे जो डेथ रेट है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमने पहले एंटिसिपेट की थी। टीबी और मलेरिया में ज्यादा लोग मर जाते हैं जी। लेकिन हाँ, वायरस है, वायरस में जो कोविड नया वायरस आया है, इससे हमको सावधान तो रहना है, लेकिन जो जिनको कोविड हो गया है, जिनको जी, उनको, और जिनके ऑलरेडी इम्यूनिटी है, जो यंग, मतलब हमारे भारत देश में एक हमारे साथ बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है त्रिपाठी जी, कि भारत की 65% जनसंख्या जो है वो 35 साल के नीचे है। हम सबसे युवा देश है। ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारा मोर्टेलिटी उतनी नहीं हुई जितनी स्पेन और जितनी बाहर हुई है जी। तो हम ऑलरेडी, हमारी इम्यूनिटी है, हम आयुर्वेदा के जानकार लोग हैं। मेरे ख्याल से आज हर आदमी कुछ ना कुछ योगा प्राणायाम करता है, तो एक प्रकार से इम्यूनिटी सबकी है, ठीक ठाक है इम्यूनिटी है। और जिनको हो चुका है उनको, हाँ, ये नहीं कह सकते कि आपको कोरोना दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे हिसाब से जितना मैंने इसको पढ़ा लिखा है भी, हमें कोरोना के साथ ही जीवित रहना होगा। आगे कितने सालों तक रहना होगा, या कोई ऐसी प्राकृतिक चीज हो जाए कि ये नष्ट हो जाए वायरस, बात अलग है, लेकिन हमको आने वाली जिंदगी तो इसके साथ ही गुजारनी होगी, कोरोना के साथ ही। और इसके साथ लंबी इम्यूनिटी नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि लंबी इम्यूनिटी नहीं है। हर साल अगर हमको होना है तो बचने का उपाय तो ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करें, और वैक्सीनेशन आने से एक डर खत्म हो जाएगा कि हर साल हमने एक वैक्सीनेशन लगा लिया और कोविड से बचे रहे। तो ये मतलब ये माना जाए, आपके पास इस तरह की भी जानकारी आई होगी संक्षेप में कि किसी को दूसरी बार कोरोना हुआ हो, वो कितने % है ऐसे लोग? ये अभी इसका कोई डाटा आया नहीं है। ये खबरें सी थी कि हांगकांग में पहला एक व्यक्ति देखा गया था जिसको कि करीब 4 महीने के बाद में दोबारा कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आए, लेकिन अभी भी आंकड़े जो हैं ये अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं कि दोबारा कोविड के कितने री इन्फेक्शन कितनों को हो रहा है। भोपाल में ही कुछ खबरें आई थी कि एक नर्स को, एक डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को फिर से दूसरी बार हो गया 2 महीने 3 महीने। ये न्यूज है, लेकिन हम इसको बोलेंगे सरकारी रूप से ऐसे आंकड़े हैं तो उन पे भी मतलब कहा नहीं जा सकता उस पर, लेकिन इनकार नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है क्या पहले किसी की गलत रिपोर्ट आ गई हो और उसको उस दौरान कोई लक्षण ना दिखे हों, बाद में सच में कोरोना हो जाए और फिर वो लगे कि दोबारा से हमको हो गया है? सुमित भैया, ह्यूमन एरर जो है, जो मानवीय जो इस तरह की एरर्स होती हैं, टेक्निकल एरर्स, इससे इनकार नहीं कर सकते। चलिए भूषण जी, क्या आप लोग जो कांग्रेस के झंडे के नीचे हैं, उन लोगों को कोरोना इफेक्ट नहीं डालेगा जो आप लोगों को कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना ही नहीं है? और अगर आप नहीं लगवाएंगे तो हो सकता है ये हिंदुस्तान हमारा लंबे समय तक कोरोना को मात न दे पाए। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इस बात में बिल्कुल क्लैरिटी देना चाहता हूँ। हमारे साथ जितने भी मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है उसका 3rd फेज का जो ट्रायल का डेटा है वो अभी तक नहीं आया।
तो इस देश में यदि साइड इफेक्ट टेम्पर के लिए जो बात उठाने की कोई संभावना बची है तो कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि भारत बायोटेक की ही वो वैक्सीन थी जिसको कि अनिल विज जी ने लगवाया था। कोरोना संक्रमित वो दोबारा हो गए, अभी 3 दिन पहले वो बिस्तर से उठ पाए। हमारा प्रश्न केवल ये है कि WHO ने कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स, कुछ पैंडेमिक के लिए जो वैक्सीन आती है उनके लिए बनाए हैं, तो यदि उनको फॉलो कर लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने ये क्लियर कर दिया कि 2 वैक्सीन है, यदि जो दूसरा वैक्सीन है उसका 3rd फेज का ट्रायल का डेटा आता तो ज्यादा विश्वसनीय होता। अभी ये कहा जा रहा है कि पहले तो अब मैं राजनीतिक बात ज्यादा करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मामला ऐसा है जो मानवता से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमने चाइना को बैन कर दिया, चाइना के ऐप को, वो चाइना से क्या ये फॉर्मूला लिया गया है? क्या चाइना ने जिस स्कीम पे जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, एम्स के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि चाइना की ही जो कंपनी जो बनाई है, जो 90% 80% सक्सेस है, वही सेम वही है, ठीक वो वैक्सीन जो ठीक बात है। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी यदि मानवता को बचाने वाली चीज मिलती है, लेकिन मुझे ये एक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है उस लाइन पे बना है क्या चाइना के साथ हमने कोई फॉर्मूला शेयर किया है कि, क्योंकि जो डेटा है उन्होंने भी ये कहा कि चाइना का जो डेटा है वो ये कहता है, उस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 70 से 80% लोगों पर ये प्रभावी रूप से काम करेगी। तो खैर वो जो भी बात है चाइना को लेकर के हमारी जो भी बात है, ऑफिशियली क्या लाइन है, क्या हमने वहां से लिया है, क्या उस लाइन पे बनाया है, क्या डेटा हम चाइना का रेफर कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने केवल एक प्रश्न उठाया है, दूसरी जो वैक्सीन है उसको लेकर के हमने कुछ नहीं कहा है। पहली जो वैक्सीन है भारत बायोटेक की, जिसको कि लगवा करके हरियाणा के कैबिनेट मंत्री दोबारा कोरोना संक्रमित हो गए, यदि उसके 3rd फेज ट्रायल का डेटा सामने नहीं आता है तो मुझे लगता है उस पर हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जिसके लिए हमारे पास डेटा आ चुका उसको बिल्कुल गो अहेड देना चाहिए। अच्छी बात है कि आपने सबसे पहले कोरोना जो वॉरियर्स हैं उनको देने के प्रयास किए, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ देशों में यह हुआ था कि मेडिकल साइंस को लेकर के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कोरोना हो गया, तो इस कारण ये पैंडेमिक बहुत तेजी से फैला क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इससे समझ गए। उस पहल का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ देश को एक दिशा निर्देश आपको देना पड़ेगा। जब आप ये एक राहत दिलाने की कोशिश करें कि हमारे पास वैक्सीन मिल गया है, तो आपको ये भी बताना चाहिए आम आदमी के लिए ये आप कितने डोजेस कब से देना शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जो मैंने प्रश्न उनसे पूछा था, यदि 1 मिलियन डोजेस भी हम प्रतिदिन देते हैं तो 1 साल में कुछ 36 करोड़ लोगों को हम ये दे पाएंगे, और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए 4 साल इसको देने में हमारा सवाल आपसे ये था कि क्या आप लोग ये नहीं लगवाएंगे, जैसा आपके केंद्र के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं हमारे पास कि हम लगवाएंगे नहीं, इसको बीजेपी का वैक्सीन क्यों कह रहे हैं? त्रिपाठी जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है कि वो भी नहीं लगवाएंगे। इसके पीछे कारण ये है कि ये सबके लिए है ही नहीं ये वैक्सीन। शिवराज जी को कोरोना हो चुका है, ठीक हो चुके हैं, हमें डॉक्टर ने बोल दिया है, डॉक्टर साहब ने। ठीक है ना, लेकिन क्या उनको दोबारा कभी नहीं हो सकता कोरोना को लेकर? नहीं, उन्होंने कहा जरूर के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि जिनको एक बार हो चुका है उनको जरूरत नहीं है अभी। नहीं, वो बोल रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन इसमें जो क्लॉज आया है कि वो चाहे तो भी अभी नहीं लगवा सकते। ये कोरोना वॉरियर्स के लिए वैक्सीन है, ये इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन है। तो शिवराज सिंह जी तो वैसे भी एंटाइटल्ड नहीं है, अखिलेश यादव जी वैसे भी एंटाइटल्ड नहीं है, कांग्रेस के लोग वैसे भी एंटाइटल्ड नहीं है। तो हमारे ये कहना है कि भारत बायोटेक का जो बिना डेटा सेट का जो वैक्सीन है, उसको यदि हमारे पास विकल्प भी हो तो हम उसको नहीं लगवाएंगे, आपको किसी को भी नहीं लगवाएंगे। कोरोना, नरोत्तम जी ने कहा कोरोना वैक्सीन हिंदुस्तान ने सबसे पहले पूरे देश में, मैंने जिस तरह से लगना चालू हो गई है, तो गर्व होना चाहिए आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान गर्व हमें होता। मेरे ख्याल से तो नरोत्तम मिश्रा जी की तो मैं इस बात में तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने खुद को वॉलंटियर किया था कि मैं कोरोना का वैक्सीन लगवाना चाहता हूं। ये अलग बात है, उनकी बॉडी कंडीशन की वजह से उनको फिट नहीं समझा गया, लेकिन उन्होंने ये बात कही है तो हमें तो गर्व होगा ना। लेकिन सबके लिए खोलिए ना, और हिंदुस्तान से गर्व होना चाहिए, हिंदुस्तान के हर वैज्ञानिक पर हमें केवल आज गर्व नहीं है त्रिपाठी जी, शुरू से इस देश को बड़ी बड़ी नियमतें दी हैं यहाँ के। इस मुद्दे पे इसी मुद्दे पर मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे का जो एक डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं आपको बताएंगे, 3rd फेज ट्रायल के बाद किसी वैक्सीन को मंजूरी दी जाती है, उस 3rd फेज ट्रायल को पूरा किया नहीं गया। उस 3rd फेज ट्रायल में हमारे अनिल विज साहब थे, डॉक्टर साहब के पास भी वो डेटा अवेलेबल नहीं है, जो एम्स के डायरेक्टर के थे उनके पास नहीं है, WHO के पास नहीं है, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास वो डेटा नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये जो वैक्सीन है ये ह्यूमन ट्रायल के लिए फिट है। तो अगर ये प्रश्न जो WHO की गाइडलाइंस के अनुसार हम उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें देशद्रोही होने वाली कौन सी? जैसे बीजेपी की वैक्सीन है, ये कैसे कह रहे हैं? तो जो बीजेपी की वैक्सीन है, मैंने नहीं सुना कि मेरे पार्टी के किसी नेता ने कहा हो, लेकिन जिसने भी कहा है, मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक ना होती हुए केवल जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना चाहिए, और 3rd फेज का डेटा आते ही हर वैक्सीन को आप उसकी इजाजत दे दीजिए, लेकिन 3rd फेज का डेटा नहीं है तो उस वैक्सीन पर हमें पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसका डेटा आ गया उस पर भरोसा करना चाहिए। सुमित जी, आप उत्तर दीजिए। जल्दबाजी में कर गए वाहवाही लूटने के लिए।
देखिए, इस पूरे कोरोना की चुनौती काल में, इस कोरोना से संघर्ष के काल में विपक्ष ने एक बार नहीं बल्कि बार बार अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, जिसको WHO स्वीकृति दे रहा है, जिसको लेकर के तमाम वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाएं जो रिसर्च फाउंडेशंस हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उसके डेटा को अखिलेश यादव जी, जिन्होंने ढंग से अपनी पार्टी का संविधान नहीं पढ़ा होगा, उनको रिसर्च पेपर चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को रिसर्च पेपर चाहिए, WHO को नहीं चाहिए जिसने कह दिया कि नहीं भारत ने प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल की है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अभी थर्ड फेज, ऐसा नहीं है कि जो थर्ड फेज का जो डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, रिसर्च हो गया है, डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, वो डेटा पब्लिश होने के बाद कांग्रेस प्रशंसा करेगी त्रिपाठी की, ऐसा नहीं है। डेटा तो पब्लिश होना चाहिए, जब सेकंड 2 फेज का हो गया है, उसके जो निष्कर्ष है वो कुछ भी निकलेंगे, लेकिन वो डेटा तो पब्लिश होगा और डेटा वैज्ञानिकों के निष्कर्ष पर होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उस रिसर्च के काम में नहीं होगा, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं स्वराज एक्सप्रेस पर। तो वो वैज्ञानिक उसको पब्लिश करेंगे, वैज्ञानिक उस निष्कर्ष को देश के सामने लाएंगे और वो पब्लिश भी होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको उम्मीद है कि कांग्रेस के लोग इसकी प्रशंसा करेंगे और विपक्ष प्रशंसा करेगा, मैं अपने विपक्ष के मित्रों को, एक तो हमारे मित्र ने एक वाजिब सा सवाल पूछा था कि चाइना से वैक्सीन ली है या उस फॉर्मूले पे बनाई है। मैं उनको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, चाइना से टेक्नोलॉजी शेयर किया है। और हम जो चाइनीज का किसी भी विदेशीकरण का जो विरोध करते हैं वो टेक्नोलॉजी में नहीं करते, जीरो टेक्नोलॉजी में करते हैं। जहां टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, मक्खन आकर के हमारे देश में और जो चाहे किसी बाहर की अमेरिका की कंपनी बेचेगी, हम इसका विरोध करते हैं। तकनीकी कितनी भी हो देश में आनी चाहिए और उसका देश के हित में उपयोग होना चाहिए, इसका सदैव भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। हमने टेक्निकल जो तकनीकी है वो शेयर किया है चाइना के साथ और उसके आधार पर भाई वो कह रहे हैं कि 3 फेज में उसका ट्रायल होना चाहिए, जो आपने नहीं किया, जल्दबाजी में आपने लॉन्च कर दिया, यही आपका आरोप है। मैंने डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, डेटा पब्लिश होगा कैसे? ट्रायल पूरा नहीं हुआ है सर। ट्रायल पूरा होता फिर डेटा पब्लिश होता तो ज्यादा विश्वसनीय वैक्सीन होता, ये बात मैं कह रहा हूँ। जी सुमित जी, एक तो त्रिपाठी जी, ये जो वैक्सीन है ये हेल्थ से जुड़े लोगों को सबसे पहले लगाई जा रही है और ऐसा नहीं है कि हेल्थ से जुड़े नीचे, ऊपर से लेकर नीचे के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई जा रही है। जो हेल्थ से जुड़े लोग, आदरणीय डॉक्टर राजेश शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, वो जानते हैं कि इस जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं वो विधिवत जानते हैं कि किस वैक्सीन को कब लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उसमें भी जो पार्टी को सबसे ज्यादा खुद सलाह की आवश्यकता है, खुद मशवरे की आवश्यकता है, वो पार्टी सलाह दे रही है स्वास्थ्य वर्कर्स के लिए कि ये वैक्सीन विश्वसनीय है। वो WHO के लिए जो पूरे वर्ल्ड के हेल्थ को लेकर के जो एक छोटी छोटी व्हाट्सएप मैसेज पर भी WHO ने सतर्कता को कोरोना काल में दिखाया है कि कोई व्हाट्सएप मैसेज भी अगर कोई रन हुआ है तो उसको लेकर के भी WHO ने तुरंत अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये सेफ नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, इससे धूप में बैठने से कोई कोरोना नहीं जाएगा, ऐसा भी कोई निष्कर्ष नहीं है। मतलब छोटी छोटी बातों को जहां WHO ने ध्यान संज्ञान में लिया है, वहां इतनी बड़ी बात को WHO नजरअंदाज करके भारत की तारीफ कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है मैं इसमें नहीं जानता, मैं कोई रिसर्चर नहीं हूं कि किस डेटा को कम होना चाहिए दूसरे को। लेकिन सरकार, देश की सरकार और वैज्ञानिकों ने जब ये वैक्सीन सरकार को मंजूरी के लिए भेजी है, हमारे डॉक्टर्स भी उसमें शामिल रहे होंगे, हेल्थ से जुड़े लोग शामिल रहे होंगे, उन्होंने तो जब भेजी है तो सरकार ने सब चीजों को देख करके ही इस मामले को निर्णय लिया है। वरना एक वैक्सीन आ चुकी थी, हम उसी के सहारे बढ़ते। लेकिन जब दोनों वैक्सीनों को हमने विश्वसनीयता से अब परीक्षण कर लिया है, इसके बाद ही देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परीक्षण हुआ होगा तभी तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर कुछ कांग्रेस के नेता आवाज उठा रहे हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी लगवा ले, प्रधानमंत्री इसी देश के लिए समर्पित है, तो अगर उनका कहना है कि वो लगवा ले तो विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और इसके मापदंड में खरे उतर जाएगी। क्या कहना है आपका सुमित जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो स्वयं सबसे पहले जो कोरोना का प्रोटोकॉल आया उसका उन्होंने स्वयं पालन किया। लेकिन क्या किसी नेता के आग्रह पर, प्रधानमंत्री है वो, मैं वही कह रहा हूं, किसी नेता के आग्रह पर क्या प्रधानमंत्री जी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? जब उन्हें आवश्यकता होगी, वो वैसे भी एक योगी आदमी है। आदरणीय डॉक्टर राजेश शर्मा जी की बात को शायद मिथुन जी ने ध्यान से सुना नहीं कि इम्यूनिटी, आज हम भारत का आयुर्वेद और योगा का देश है।
अगर हम ये सब करते रहेंगे तो वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होगी। ये इतने बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं तो उनकी बात भी सुनो। मोदी भी योगी व्यक्ति हैं, सुबह 4 बजे उठकर योग करते हैं, पूरे देश को और पूरी दुनिया को योग की तरफ उन्होंने जोड़ा है। मुझे नहीं लगता अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो योग और आयुर्वेद के प्रति पूरी दुनिया में गलत संदेश चला जाएगा जो भारत की धरोहर है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आगे आकर के ऐसी कोई आवश्यकता है कि वो प्रधानमंत्री जी को लगवाए। मिथुन जी, हालांकि ये इस चीज में जहां पूरा देश महामारी सबसे जूझ रहा है, अरे 10% ही उसका फायदा मिलना चाहिए, उसमें राजनीति यहाँ क्यों करनी चाहिए? सुमित जी की बात से शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है, तो अगर ये वैक्सीन इनइफेक्टिव है तो एक बार वैक्सीन लगने के बाद सबसे ज्यादा हेल्थ वर्कर्स इस बात को लेकर के सुनिश्चित संतुष्ट हो जाएंगे कि अब यदि कोई कोविड पेशेंट मेरे पास आता है क्योंकि मैंने वैक्सीन लगा लिया है तो अब मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा जो वैक्सीन है भारत बायोटेक का, जिसकी की कोई प्रामाणिकता नहीं है, यदि वो वैक्सीन उन लोगों को लगाया जाएगा और खुदा ना खासा उन लोगों को कुछ हो गया तो जब एक बार डॉक्टर फील्ड के लोग, मेडिकल फील्ड के लोग खत्म हमारे यहाँ यदि हो जाते हैं, खुदा ना करे ऐसा हो, तो फिर हमारे सामने ज्यादा बड़ी समस्या आ जाएगी। तो फिर नहीं, बचकाना बात आपकी अभी मैं एक्सपोज करूंगा, मेरी जरा तार्किक बात पूरी हो जानी चाहिए कि तब ये हमारे सामने समस्या आएगी कि ये वैक्सीन यदि परीक्षण वाला हमने हेल्थ वर्कर्स को लगाया होता तो वो सेफ होते और उनकी वजह से वो कोरोना पेशेंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते। हमारे साथी सुमित जी ने ये कहा कि मैं डॉक्टर साहब की बात को नहीं सुन पाया, मैं सुन भी पाया, समझ भी नहीं पाया, बस मैंने अपने शब्द उनके मुंह में नहीं डाले। उन्होंने केवल ये कहा कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बचपन से स्ट्रांग होती है। बचपन से किस तरीके से स्ट्रांग होती है, जो हम डॉक्टर साहब और बताएंगे, जो खाना हम खाते हैं, जो वैक्सीन हम लोग लेते हैं बचपन से, उसकी वजह से जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव होते हैं वो इम्यूनिटी को हमारे बचपन से सिक्योर करते हैं। तो यदि आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति योगा करता है, अच्छी बात है, कोई व्यक्ति योगा नहीं करता है, अच्छी बात है। बचपन से कोई व्यक्ति योगा नहीं करता जो न्यू बॉर्न होता है, लेकिन उसकी भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये उन्होंने एक बात और कही कि क्योंकि हम लोग यंग हैं, यंग होने की वजह से भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा एक्टिव होती है, ये बात भी उन्होंने कही। तो उनकी बात को पूरे कॉन्टेक्स्ट में सुनिए, समझिए और फिर उनकी बात को आप सामने रखें। आपने एक बात कही, राजनीतिक बात मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने कहा विपक्ष के लोग इसको जिम्मेदारी से नहीं ले रहे हैं, गैर जिम्मेदार तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ये हमारे बिल्कुल हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ही थे ना, पूरे देश में सहमत हुए थे कोरोना नहीं ये तो डोरोना है, सर्दी जुकाम से ज्यादा। अखिलेश यादव जी ने कहा ने बोला कि बीजेपी की वैक्सीन है, आपने डिफेंड करना नहीं पड़ेगी। तो आप क्या बड़े आईएएस अधिकारी हो, अखिलेश यादव जी को डिफेंड कर रही है, लेबर्स हो, कई लोग मर रहे हैं, क्लियर करके इसकी गंभीरता को समझिए। यदि आप गंभीर होते, मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी कल मरे, एक मजदूर से लेकर के आईएएस अधिकारी लोग मरे हैं, और भोपाल छोड़ के पूरे प्रदेश के कोविड केयर सेंटर्स को आपने किस आधार पर बंद कर दिया, ये बताइए जरा जनता को। इस आधार पर बस तो गैर जिम्मेदाराना जो बात है आप लोग करते हैं। मैं राजनीति को नहीं घुसाना चाहता, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फील्ड के लोग इस मामले में अपनी बात रखें ताकि जनता को ज्यादा बेहतर बात पता चले। बात आप बार बार कह रहे हैं कि WHO को लोगों ने प्रमाणित कर दिया। सर WHO कहाँ से प्रमाणित कर दिया? मिथुन जी एक मिनट, और सर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से सपा नेता अनिल यादव जी हैं। अनिल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल सर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस के जनता मांगे जवाब में। आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, आपके नेताजी ने कहा कि मैं ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं इसको नहीं लगवाऊंगा। ये वैक्सीन कोरोना, न तो कोरोना भाजपा का है, न कोरोना कांग्रेस का है, न किसी सपा का या अन्य पार्टी। और ये वैक्सीन भी डॉक्टरों ने तैयार की है, बाकायदे लैब में तैयार हुई है, WHO ने भी इसको सराहा है। ऐसी स्थिति में राजनीति ये करना कि भाजपा की वैक्सीन है, इसमें ठप्पा लगाना भाजपा की है, कितना उचित है? अनिल जी। सर, सरकार और नियामक जो जी, हेलो जी, सरकार जो भारत सरकार है और नियामकों के बीच में जो ये कोरोना वैक्सीन को लेकर जी तैयार की गई थी कि नहीं ये तैयार करना है, लेकिन ये पारदर्शी नहीं है सर। कैसे पारदर्शी नहीं? कैसे? सरकार को और नियामकों को पारदर्शी करना चाहिए सर। ये जो तीसरे दौर की वैक्सीन का ट्रायल है जी, उसकी जो ट्रायल रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं किया गया। बायोटेक उसको लेकर जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसको, वो तो चाइना की टेक्नोलॉजी लेकर के बनाया, उसके तीनों ट्रायल जो है वो पब्लिश हुए हैं सीरम के। सर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज जो तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो थर्ड स्टेज की वैक्सीन है उसके परीक्षण का क्या मतलब के
कितना कारगर है और किन किन दिशाओं में इसका परीक्षण हुआ, उसका जो परीक्षण का रिजल्ट है वो जनता के बीच में आना चाहिए था। अच्छा, तो ये चूंकि जी बोलिए बोलिए। और मैं मतलब कि देश के तमाम जो हमारे डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका कहीं न कहीं ये तर्क है कि तीसरे कौन सा सब परिस्थितियां आ गई कि आप इमरजेंसी ट्रायल करना, इमरजेंसी वैक्सीन को लागू कर रहे हैं आप। इमरजेंसी मतलब जो हेल्थ वर्कर हैं, जो लगभग 3-3.5 करोड़ हैं, उनको सबसे पहले लगाएं जिससे वो सेवा कर सके कोरोना पीड़ितों की। सर उनका भी यही है कि तीसरे दौर के जब ट्रायल का परीक्षण नहीं है वो लगवाने से खुद इनकार कर रहे हैं सर। अच्छा, तो चूंकि 3 बार ट्रायल नहीं हुआ, 3 बार होना चाहिए आपका कहने का मतलब है, इसलिए आपने इसको भाजपा की वैक्सीन घोषित कर दिया। सर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में है, इनके मंत्री कुछ और कह रहे हैं और जो प्रमुख है चिकित्सा के डॉक्टर वो कुछ और कह रहे हैं और जनता के बीच में इसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो हम करें कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते, तो जनता क्यों नहीं विश्वास मिले रही है? नहीं, तो क्या मंत्री तो यही बोल रहे हैं ना कि टीका लगवाएंगे, जो जरूरतमंद है सबसे पहले उनको लगवाएंगे। इमरजेंसी का मतलब यह है कि पहले हेल्थ वर्कर, पुलिस या अन्य लोग जो इस समय कोरोना में सड़क पे बाहर जूझ रहे हैं कोरोना से देश को बचाने के लिए, वो है इमरजेंसी वर्कर। अनिल देश जी समझ रहा हूँ सर, देश के विश्व के 140 देशों में कोरोना है सर जी, और तमाम देशों में जो ट्रायल हुआ और लोगों को विश्वास हुआ, हम करें कि भारत में ही लोगों को विश्वास में लेकर इसका ट्रायल करना चाहिए था। इसका जो तीसरे दौर का परीक्षण है जी, वो कह रहे हैं कि 70 से 90% से कारगर है जी। तो ये तो हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर थे अभी, उन्होंने भी कहा कि 75 से 80% बायोटेक के आज से जो हुआ है और बाकी जो वैक्सीन है वो 80 से 85% तक सक्सेस है। ये तो एम्स के डायरेक्टर भी कह रहे हैं। जी, तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि बीजेपी की वैक्सीन है इसको ना लगवाएंगे, एक जिम्मेवार नेता, इस देश के जिम्मेवार नागरिक ने अगर ये कहा है तो भ्रम तो आप फैला रहे हैं। सर हम कह रहे हैं कि भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, बेशक इसको नकारा नहीं जा सकता जी, लेकिन जो इनके सरकार में मंत्री हैं जिनकी जवाबदेही तय होती है जी, वो वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का आंकड़ा सार्वजनिक क्यों नहीं किए है? तो इसलिए आप लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? बिल्कुल नहीं लगवाएंगे सर, हम नहीं लगवाएंगे का पूरा देश देख रहा है। हम तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, हम फ्री वैक्सीन करेंगे जो है। हमारे साथ बीजेपी नेता है, मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता है सुमित ओरछा जी, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित जी। अनिल जी, अगर यह भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है तो आपको फिर अवश्य लगवा लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना में सिर्फ 15 दिन का क्वारंटाइन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर इतने भयभीत हैं तो 15 साल के लिए कम से कम क्वारंटीन होते हैं, और उसके बाद भी मध्य प्रदेश आपने देखा है। इसलिए अगर ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन मान रहे हो तो भी लगवा ही लीजिए। मध्य प्रदेश से हमारा फटा हुआ है, मध्य प्रदेश को अच्छी तरीके से जानते हैं और आपके वरिष्ठ मंत्रियों का बयान है। हम करें कि देश यही जानना चाहता है कि कोवैक्सीन तीसरे चरण के जो का आंकड़ा है उसको क्यों नहीं आप उसका जिक्र करते हैं, किन किन दौर से गुजरी है ये। चलिए, हमारे साथ मिथुन जी भी हैं। मिथुन जी कांग्रेस नेता है, हमारे साथ अशोक सिंह जी भी जल्दी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश से। अशोक सिंह जी, अभी हमारे साथ अनिल यादव जी भी हैं, सपा नेता है, हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता है। सपा नेता जी का, अनिल यादव जी का ये कहना है कि हम बिल्कुल नहीं लगवाएंगे वैक्सीन क्योंकि उसका 3rd फेज का ट्रायल नहीं हुआ है। आपका भी ऐसी मत है क्या, विपक्ष होने के नाते? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर सवाल उठता है कि देश के जनमत के सामने जिस तरीके के वक्तव्य केंद्र सरकार के आते रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे।
और सवाल इसलिए उठेंगे कि मोदी का मार्च जी का टूर देख लीजिएगा, जो मार्च में किया कि हम 25 दिन में महाभारत जीत लेंगे, मगर देश को जो हालात हुए, देश में जो हालात पैदा हुए, हम सब महामारी से जूझ रहे हैं। हमें खुशी है कि वैक्सीन आनी चाहिए, लोगों को मिलने चाहिए, मगर चुनाव में ये कह देंगे कि बिहार के चुनाव में फ्री वैक्सीन मिलेगी, फ्री बात होगी, आप कह रहे हैं 3 करोड़ को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मंत्री कुछ कह रहा है, प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है, गृह मंत्री कुछ कह रहा है, तो इन सारी चीजों पर आपत्ति है। अशोक जी वो मुद्दा अलग है, अशोक जी मुद्दा वो अलग है। मुद्दा अभी यहाँ ये है कि 2 वैक्सीन तैयार हो गई है। आप उनके शब्द मेरे मुंह में मत डालिएगा, मैंने क्या कहा? किनके शब्द? वैक्सीन हमें अपने वैज्ञानिकों पर हम नाच करते हैं, हम प्रणाम करते हैं उन लोगों को जो कोरोना के समय में डॉक्टरों ने लोगों का इलाज किया। सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, पारदर्शिता रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? ये थाली की बात करने वाले, पारदर्शिता का मतलब क्या है? थर्ड फेज का ट्रायल का डाटा बाहर दे, वो आप लोगों को पारदर्शिता करें। नहीं, मैंने क्या कहा, मेरी बात को आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने कहा कि मार्च में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, पहले लॉकडाउन में कहा कि हम महाभारत जीत लेंगे, फिर ताली बजाई, फिर थाली बजवाई, फिर टॉर्च जलवाई। अब 1 साल होने को आ रहे हैं तो केंद्र सरकार मंत्री कुछ कहता है, स्वास्थ्य मंत्री अशोक जी आप मेरे सब्जेक्ट में नहीं। अशोक जी हम तो सिर्फ ये 2 चीजें, थाली बजाना, घंटी बजाना। मुझे बताइए ना, मैं ये काम देश की सरकार ने करवाया है ना, तो किया है, लेकिन आज अरे मेरा सवाल तो सुनिए, आज वैक्सीन तैयार हुई है, आज वैक्सीन तैयार हुई है। मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं। अरे अशोक जी सवाल तो सुनिए, ठीक है अशोक जी सवाल तो सुनिए। आज वैक्सीन तैयार हुई है, WHO ने उसकी सराहना की है। ऐसी स्थिति में 2 वैक्सीन तैयार हुई है, कोविशील्ड तैयार हुई है, कोवैक्सीन तैयार हुई है। एम्स के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि 75 से 80% इफेक्टेड है, तो 80 से 85% इफेक्टेड है। ऐसी स्थिति में विपक्ष अगर ये कहे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये कहां तक उचित है? नहीं, क्या अखिलेश यादव पूरा विपक्ष है क्या? नहीं, आपके यहाँ के नेता भी कह रहे हैं। नहीं, हमारे नेता ने क्या कहा है? यही तो कारण है कि अरे राशिद अलवी जी ने समर्थन किया है। राशिद अलवी का भी बयान पड़ा हुआ है, और जितने मंत्रियों ने बयान दिया वो भी हमारा पार्टी का बयान क्या है बताइए आप मुझे। बीजेपी में तमाम सब लोग पार्टी का बयान क्या कहेंगे आप? पार्टी का बयान क्या कहेंगे? नहीं, मैं यूपी कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी के स्पष्ट नीति न होने कारण देश भुगत रहा है। वैक्सीन आई, अच्छी बात है। अरे साहब अशोक जी आप उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। शशि थरूर जी ने कहा है कि ये गलत है। भाई आप मुझे बताइए ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, यूपी कांग्रेस के अपने जिम्मेदारी पर मैं बयान दे रहा हूँ कि भाई मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से इस तरह की हालात पैदा हुए। जब मार्च में फरवरी में राहुल गांधी ने बोला तो कहा था कि ना मामा के यहाँ की याद आ रही है, तो उनके मंत्रियों ने बोला था ना। अरे हमारा सवाल हम आप वैक्सीन पे जो सवाल उठा रहे हैं मैं वो सवाल कर रहा हूँ। मैं उसी पे सवाल उठा रहा हूँ। मार्च फरवरी में बोला था राहुल जी ने, तब ये कहा था कि नानी की याद आ रही है। तब मुझे लगता है कि मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए था। मार्च में पहला कहा था। अरे वैक्सीन की बात कर रहे हैं अशोक जी, राहुल जी ने फरवरी में क्या कहा? वैक्सीन अभी बनी है, वैक्सीन अभी बनी है। चाहिए भाई, नहीं क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं बात होनी चाहिए? अरे आज मुद्दा वो नहीं है, मुद्दे पे बात करेंगे ना। आपके शब्द मैं अपने मुंह में डाल के बात करने लगूं? नहीं, मुद्दे पे बात करेंगे। वैक्सीन अभी बनी है, बात कर लीजिए ना। वैक्सीन अभी आई है 3-4 दिन पहले। आप फरवरी की बात करेंगे तो थोड़ी मुद्दे की बात करेंगे हम। अरे भैया ताली तो मैंने नहीं बजाई, थाली तो कौन बजवा रहा था? आप प्रवक्ता है, आपको खुद समझना चाहिए। बात तो पूरी बतानी पड़ेगी ना। अरे आप बात पूरी, मैंने थाली की बात करें तो हम 3 घंटे बात करें, फिर वैक्सीन पे आए। वैक्सीन का मुद्दा है आज। नहीं, हमें वैक्सीन देखिए, हम अपने, मैंने पहले कहा ना वक्तव्य में कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस करते हैं। अच्छी बात है, गर्व महसूस करते हैं। बोल दिया आपके बड़े नेता ये बोल रहे हैं, आपके बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि गलत है, फ्रॉड है, इसको क्या कहेंगे आप? कि आतंकवादी है? नहीं, बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चले जाएं किसानों के देश के अन्नदाता को। ये किसकी जिम्मेदारी है? अभी दिखाइए बीजेपी के नेताओं के बयानों को। अरे आप मीडिया में क्यों बोल रहे हैं? दिखाइए। मीडिया अभी ये दिखा रहा है कि वैक्सीन तैयार हुई है, इस पे क्या आपका कहना है? नहीं, 7 किसान मर गए हैं। अरे किसान का मुद्दा है क्या? आप कैसे प्रवक्ता है?
किसान का मुद्दा है क्या? प्रवक्ता आपसे पूछना पड़ेगा कि ना, आपके शब्द मेरे ऊपर डाले जाए, आप मुझे कैसे प्रवक्ता बता रहे हैं? जितनी आप मैं कोविड और हम जितनी आपकी वैक्सीन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लंबा संघर्ष है अपना। नहीं, आप कह रहे कैसे प्रवक्ता है? आपकी भाषा कैसी है पत्रकार की? अरे हमारी भाषा जैसी ठीक है, हमारी भाषा जैसी ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं वैक्सीन की, आप किसान की बात कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, आपके शब्द मैं क्यों मुंह में डालूं? मैंने कहा वैक्सीन। अरे भाई मैं वैक्सीन, अशोक जी मैं वैक्सीन पे बात कर रहा हूँ, आप किसान की बात कर रहे हैं। ये कहीं से ताल्लुक रखता है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, मैंने कहा पहले वक्तव्य में, आपने कहा कैसे प्रवक्ता है, तो प्रवक्ता कैसा होना चाहिए जो अपनी बात न कहे? मैंने ये कहा कि वैक्सीन आ गई है, हम अपने डॉक्टर्स, अपने वैज्ञानिकों को साधुवाद देते हैं। तो बस वही मैं चाह रहा हूँ आपसे, हम जिस मुद्दे पे सवाल करेंगे आप उसी पे उत्तर देंगे ना। आप कह रहे हैं कैसे प्रवक्ता है, ये तो गलत बात है ना सर। मैंने तो कहा कि आप कैसे पत्रकार हैं। देखिए, अगर आपको ये चीज लगा हो कि मैं आपको अगर कैसे बोला कि आप कैसे प्रवक्ता है, हाँ, आप कैसे पत्रकार है, मैं बोलूँ आपको कैसा लगेगा? मैं बिल्कुल, आप बोल सकते हैं, बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आपकी सोच हो सकती है, मेरी नहीं। आप ये जनता भी देख रही, सुन भी रही है कि हम सवाल पूछ रहे हैं वैक्सीन पे, आप बोल रहे हैं किसानों को दिखाइए। मर रहा है और हम वैक्सीन पे डिबेट कर रहे हैं, करिए ना किसानों के मुद्दे पर डिबेट। अरे तो अब हम आपसे पूछते करेंगे क्या डिबेट? हम किसानों का मुद्दा जब होगा तब हम आपसे जरूर डिबेट करेंगे। तो पहले वक्तव्य में कहा आपसे, माननीय आदरणीय पत्रकार महोदय, मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि वैक्सीन आ गई है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। बिल्कुल दे दिया। अब आगे क्या वैक्सीन का उपयोग क्या कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो करना चाहेंगे? जबकि कई जगह से बयान आया कि हम नहीं करेंगे। पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कोई ऑथेंटिक बयान दिया? ऐसे बीजेपी तमाम सारे अशोक जी मुझसे गलती हो गई। शशि थरूर जी को मैं बड़ा नेता नहीं मानता हूं कांग्रेस का, मैं मान लेता हूं। शशि थरूर जी ने जो कहा मैं वो बात कह रहा हूं। आपके शर्मा जी ने कहा, दिल्ली के बड़े नेता अभी शर्मा जी ने, कि पहले मोदी जी लगवाएं फिर हम उस पर विश्वास आएगा जनता का। अब उसमें क्या कहेंगे हम आपसे? हाँ, उन्होंने कहा कि वैक्सीन का ट्रायल होना चाहिए, तो पारदर्शिता होनी चाहिए। उसमें पारदर्शिता न होने को पाकिस्तान जरूर चला जाएगा, ये बात कहने के लिए। अजीत शर्मा जी कांग्रेस के नेता है, मानते हैं? अजीत शर्मा जी मजावत है क्या? ट्रायल क्यों नहीं हुआ? सरकार भाई देश को भरोसे में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? गाड़ी बनाने से काम नहीं चलेगा देश में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, अनिल जी आपका भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेश जी आप कुछ चीजें मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा सर कि जब भी इस तरह का कोई वैक्सीनेशन या कोई दवाई जो है वो जब उत्पाद के बाद मार्केट में आती है तो उसकी कई फेजेस में उसके परीक्षण होता है। तो पहले एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होती है, प्री क्लिनिकल ट्रायल। क्योंकि कोविड जो है नवंबर दिसंबर 19 में आया था, उसके बाद फैलते फैलते गया। एक तो यह है कि ये पूरे विश्व में एक साथ समस्या आई थी, पूरा एपिडेमिक जो है पूरा ग्लोबल एपिडेमिक हुआ। तो आज की डेट में जो है जिस तरह से इसने हर जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया, तो सबके लिए ये एक वॉर फ्रंट पे ये काम था कि कैसे भी करके इसका एक एंटीडोट बनाया जाए, इसका वैक्सीनेशन बनाया जाए। सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं, सारे के वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो है वो दिन रात जो है वो इस पे काम कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं होता कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले कोई ट्रायल्स नहीं हुआ, ठीक है। हर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं सर। प्री क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट जो है वो आते हैं, यूएसएफडीए देखता है, डीसीजीआई देखता है, वो अप्रूव करता है। उसके बाद जो है फिर ये फेज 0 में जाता है, क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं जिसको। फेज 0 में जाता है, वो हेल्दी पॉपुलेशन को लगता है। हेल्दी पॉपुलेशन में उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, उसकी फार्माकोलॉजी, उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, उसके साइड इफेक्ट्स, ये सारे के सारे देखने के बाद में वो जो उसका जो नंबर ऑफ जो केसेस होते हैं कि कितने लोगों को लगा, उसके रिजल्ट सामने आते हैं। वो रिजल्ट डाटा आने के बाद में अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल के बाद में फिर फेज 1 में आता है। फेज 1 में जो है उसको बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन। फेज 1 में फेज 1 के रिजल्ट जब मिल जाते हैं तब अप्रूवल होता है फेज 2 का। फेज 1 और फेज 2 पेशेंट्स पे होता है, पेशेंट्स पे होता है। फेज 1 का अप्रूवल मिल गया, उसके पूरे डाटा सामने आ गए, उसके बाद फेज 2 में गए। फेज 2 में भी पेशेंट्स आते हैं, उनके जब हमको इंकरेजिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो उसकी थेरापेटिक डोज क्या होगी, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। उसके बाद आता है फेज 3 में। तो फेज 3 में इसलिए इसको कंडीशनल अप्रूवल मिला है। जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड को, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसको जो है उसको कंडीशनल अप्रूवल मिला है
कि ये इमरजेंसी के बेसिस पे इसको लगाया जाए, क्योंकि हम लोग तबाह हो गए। कोविशील्ड को तो मिल गया क्योंकि क्लिनिकल 3 का कोवैक्सीन के लिए, जिसको कि जो पूरा भारतीय उत्पाद है, मेड इन इंडिया का उत्पाद है। तो इसको और बोला भी गया कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ साथ में हम जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं, इसके साथ में क्लिनिकल ट्रायल्स भी होंगे इनके, जाके ये कमर्शियल बेसिस पे क्लिनिकल जो स्टेज 4 पे जो फेज 4 में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में 3rd फेज में नहीं आए तो इसके कोई साइड इफेक्ट सामने निकल के आ गए। फेज 3 जो चल रहा है उसके पहले ही फेज 0, 1, 2 आ चुका है और उसमें इंकरेजिंग रिजल्ट्स थे, इसलिए फेज 3 की भी अनुमति मिली है। और फेज 3 के भी जो लोग हैं उनको लग रहे हैं। इजराइल में 10% पॉपुलेशन कवर हो चुका है सर। इजराइल में 10% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लग चुका है और आज की डेट में ये नितांत आवश्यक है। इसको कंफ्यूजन पैदा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि नहीं, यहाँ पे मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। एज ए मेडिकल पर्सन मुझे जो समझ में आता है, मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, मुझे मालूम है कि जिस घर में मतलब शुरुआत से अगर देखते हैं हम जो है मार्च के बाद से एक घर में कोविड होता था, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला दहशत से भर जाता था। आप अपना बीता हुआ समय याद करके देखो, आप रोंगटे खड़े कर देने वाला समय, सड़कें खाली, ट्रेनें नहीं चल रही हैं। मेरा बेटा अमेरिका में फंसा हुआ था, यहाँ हम लोग जो है दिन रात बैठ के जो है मतलब हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे बैठ के। वो भयानक दिन जो है गुजर चुके हैं सर। आज ये बात है कि इसमें कोई राजनीति के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इमरजेंसी यूज के लिए टीका होना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स अभी ऐसे कोई एडवर्स साइड इफेक्ट्स नहीं आए हैं इसके, और हम सबको जो है स्वीकारता के साथ में कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन है उसकी स्वीकारता करनी चाहिए। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मेरा ये मानना है। और अभी वैसे भी जो फ्रंट लाइनर्स हैं, 3 करोड़ जो फ्रंट लाइनर्स हैं और 30 करोड़ हमारी जो है एक टारगेटेड बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको मिला के कुल मिला के शुरू में जो कोरोना को चूंकि जानते नहीं थे इसलिए एक पेशेंट निकलता था, पूरा मोहल्ला दहशत में रहता था। आज आप भी देखते होंगे रोज भोपाल में 200-250 निकलते हैं, लेकिन अब वो सामान्य कोरोना के साथ जीना है वाली स्थिति में आ गए हम लोग। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है। हम जो है मतलब आज अगर आप गाँव साइड में चले जाएं कहीं पे, तो आपको कहीं दूर दूर तक लगता नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज भी थी। कोई लोग बिना मास्क के नहीं चलता, वहां पे नहीं चलता है। हालांकि ये गलत है और ये बिल्कुल ये सही बात है कि हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग शब्द नहीं यूज करता, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और वैक्सीन आ रहा है और उसको लगना चाहिए। चलिए हमारा प्रोग्राम भी समाप्त हो रहा, कुछ कहना तो नहीं है मिथुन जी आपको? नहीं, अंतिम बात मैं केवल यही कहना चाह रहा था कि जो तंज सुमित जी कर रहे थे अनिल यादव जी पर कि बीजेपी की वैक्सीन ही सही लेकिन लगवा लीजिए, तो वही बात मैं कहता हूं कि भले ही चाइना की है, विरोध करते रहिए, लेकिन पूरे ट्रायल फेज हो जाने के बाद इसको लगवाने के लिए बड़े पैमाने पर आप रखिए। एक चीज जरूर हाँ अरे सुमित जी आप बोलिए, आप लेपल माइक निकाल चुके हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही है। आप लेपल माइक तो केवल निवेदन इतना है, जिस तरीके से जल्दबाजी में N95 मास्क को रेकमेंड किया गया था, फिर बताया गया उसमें जो सर्कुलर ओपनिंग होती है उसकी वजह से कोरोना वायरस आ सकता है, ऐसे कोई फियास्को ना हो, केवल निवेदन इतना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन जी आपका, सुमित जी आपका, डॉक्टर राजेश शर्मा जी आपका हमारे चर्चा में सर। पीएम मोदी ने सोमवार को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय भारत के सामने नया लक्ष्य, नई चुनौतियां हैं और भारत उनका बखूबी सामना कर रहा है। लेकिन सवाल है कि जब कोरोना के वैक्सीनेशन पर ही राजनीति हो रही है तो फिर नई चुनौतियां कैसे पार होंगी, नए लक्ष्य कैसे हासिल होंगे? जब देश कोरोना के चक्रव्यूह में ही उलझा रहेगा तो हम विकासशील देशों की श्रेणी में बाहर निकल कैसे आते हैं, विकसित देशों की सूची में कैसे शामिल होंगे? जरूरी है कि राजनीतिक नफा नुकसान से इतर देश के हित की बात हो और सबका लक्ष्य एक हो। कोरोना को हराना है और देश को जिताना है। इसी जनता मांगे जवाब इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ।